खुशामदीद है बेटा आप सबका। आज का लेक्चर जो है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बड़ा ही नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा। मैं कह सकता हूं कि एवरी पर्सन हैज टू यूनिक फिंगरप्रिंट्स। एवरी पर्सन हैज टू यूनिक fingerprints. One is pattern on fingers. Second is pattern in DNA. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाने के लिए मैं बेटा आपको ऐसे कह सकता हूं, हर एक इंसान की दो यूनिक खुसूसियात होती हैं जो दूसरे इंसान में नहीं होती हैं। एक होते हैं द पैटर्न ऑन हिज फिंगर्स, ऑन हिज पाम, ऑन हिज हैंड्स, जिनको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। और दूसरा होता है पैटर्न प्रेजेंट इन हिज डीएनए। वो क्या पैटर्न होता है वो अभी हम देखेंगे। द पैटर्न प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट। एक होता है पैटर्न प्रेजेंट ऑन द फिंगर्स, दैट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट, सिंपली फिंगरप्रिंट। दूसरा होता है पैटर्न प्रेजेंट इन द डीएनए, वी कॉल दैट डीएनए फिंगरप्रिंट। सो जिस तरह से किसी इंसान की आइडेंटिटी जानने के लिए, किसी अननोन पर्सन की आइडेंटिटी जानने के लिए हम जाते हैं, हम फिंगरप्रिंटिंग मैच करवाते हैं, हमें पता है कि फिंगरप्रिंट इज यूनिक टू ए पर्सन। बिल्कुल कहीं पर आपको दिमाग में आ रहा होगा जो सीरियल्स होते हैं बॉलीवुड मूवीज में होते हैं, क्या कहीं पर क्राइम स्पॉट हुआ है, उस क्राइम स्पॉट पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जाते हैं, वो वहाँ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं और जिनके ऊपर डाउट होता है, जो सस्पेक्ट्स होते हैं, फिर उनके और जो क्राइम स्पॉट पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं मैच करवाया जाता है ताकि जो क्रिमिनल है उसका पता लगे। बिल्कुल, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक फॉर एवरी पर्सन, but the these fingerprints are unique for every person, but the fingerprints can be altered by using surgical methods. लेकिन एक इंसान के डीएनए में जो पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट, इट कैन नेवर बी अल्टर्ड बाय एनी नोन मीन्स। आज तक कोई ऐसा मेथड नहीं आया है जिससे एक इंसान अपना डीएनए का पैटर्न चेंज कर सके। तो मैं कह सकता हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज अ टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज अ टेक्निक टू नो द आइडेंटिटी, टू नो द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन या टू नो आइडेंटिटी ऑफ पीपल। लोगों की आइडेंटिटी जो है उसको जानना है, जो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उस आइडेंटिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने आपको पहले ही कहा है हर एक इंसान के डीएनए में एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। अगर हम किसी इंसान के डीएनए का वो पैटर्न, वो फिंगरप्रिंट का मालूम कर सकते हैं तो हम उस टेक्निक को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, आपको पता है नो टू इंडिविजुअल्स हैव सेम डीएनए एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। सिर्फ जो ट्विन्स एक ही जाइगोट से बनती हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, सिर्फ इनका डीएनए जो होता है वो सिमिलर होता है। इसके अलावा नो टू पर्संस हैव द सेम डीएनए। दैट मीन्स दुनिया में जो भी लोग हैं उनका डीएनए हर एक से डिफरेंट है। तो हर एक इंसान का अपना खास एक यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट होगा। तो
किसी भी इंसान की आइडेंटिटी जो है उसको हम जान सकते हैं अगर हमें मिलेगा उसका डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ से मिलेगा? ये उसके डीएनए से मिलेगा। वो डीएनए हम कहाँ से ले सकते हैं? डीएनए कैन बी टेकन फ्रॉम हिज ब्लड, इट कैन बी टेकन फ्रॉम हिज सलेवा, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द स्किन, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द रूट हेयर। फॉलिकल जो रूट का होता है, हेयर का रूट होता है, वहां से ले सकते हैं। बॉडी की कोई सेल ले सकते हैं जहां से डीएनए मिलेगा, हम उसके डीएनए से उसका डीएनए फिंगरप्रिंट मालूम कर सकते हैं। उस टेक्निक को जिससे हम एक इंसान की डीएनए फिंगरप्रिंट कर जान सकते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बेटा ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट इन 1984। जो एक जेनेटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में काम कर रहे थे, उनका नाम है डॉक्टर एलेक जेफरीज। इन्होंने ये टेक्निक दी है, इसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टेक्निक जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल यूज की जाती है इन सॉल्विंग पैटर्नल डिस्प्यूट्स। इट इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व फैमिली डिस्प्यूट्स, लीनिएजेस, फैमिली लीनिएजेस जो होते हैं। It is also used to settle criminal cases. For example, there has been a burglary or a crime or some sort of, what we can say, crime at any place. लेकिन जो बंदा है जिसने वहाँ क्राइम किया है, अगर उसने वहाँ पर सलेवा छोड़ा होगा, मामूली स्पिट किया होगा, या कोई बुलेट का ड्रॉप, बुलेट का सैंपल वहाँ डाला होगा, अगर हम उस सैंपल से उसका डीएनए, उस बुलेट सैंपल वहाँ मिल गया, या कोई उसके जो हेयर है, कुछ बाल गिर गए हैं, अगर हम उनसे उसका डीएनए ले सके, उसके डीएनए से उसकी फिंगरप्रिंटिंग कराए, फिर जिन लोगों पर शक है, जो भी हैं जिन पर सस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका फिंगरप्रिंट करेंगे, तो अगर किसी भी सस्पेक्ट के साथ उसका फिंगरप्रिंट मैच हुआ है, दैट मीन्स ही इज द कल्प्रिट। सो इट इज द अल्टीमेट टेस्ट, इट इज द फूल प्रूफ टेस्ट। बेटा ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बेटा, इसको समझाने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इट इज ड्यू टू द फिंगरप्रिंट्स, इट इज ड्यू टू द पैटर्न प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ ए पर्सन। याद रखिए 99% डीएनए इज सिमिलर बिटवीन टू persons, और आई कैन से 99.9%, मैं कह सकता हूं दो लोगों के दरमियान इस दुनिया में 99% जो डीएनए है वो सेम है, सिमिलर है। देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 0.1% बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के दरमियान अगर आप देखेंगे 99.9% डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 0.1%। But that 1% of the DNA, but that 0.1% of the DNA is quite enough to know its identity. This 0.1% of the DNA, एक DNA की ये जो 0.1% fraction है, ये बहुत है between to know the identity of a person. Because we know human beings की जो DNA है, it contains 3 into 10 raised power 9 billion base pairs. 3 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स होते हैं इसमें। तो मैं कह सकता हूं देयर इसका 0.1% जो है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए मैं आपको बेटा कहूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट रिलाइज ऑन ए प्रिंसिपल। इसमें एक इंसान का जो डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं, हर एक इंसान में कुछ डीएनए होता है जिसको बेटा हम बोलते हैं
repetitive DNA. Repetitive DNA. Every person has a DNA. जो एक इंसान है, उस हर एक इंसान के सेल में जो डीएनए होता है, उस डीएनए में कुछ ऐसा डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए वो डीएनए होता है बेटा, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो डीएनए जो होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, सपोज ए टी सी जी, ये नाइट्रोजन बेसिस रिपीट होंगे रिपीट होंगे रिपीट होंगे मेनी टाइम्स। अब ये नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे? दे वैरी। जब भी किसी डीएनए में, जब भी डीएनए में डीएनए सेगमेंट्स वेर रिपीट 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 होंगे मेनी टाइम्स, ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, इट एम्प्लॉयज, इट यूजेस दिस रिपीटेटिव डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए यूज किया जाता है, किससे एक पैटर्न निकलता है? तो हर एक इंसान का रिपीटेटिव डीएनए यूज किया जाता है। दिस रिपीटेटिव डीएनए जो है, इट इज हाईली पॉलीमॉर्फिक। याद रखिए, इट इज हाईली पॉलीमॉर्फिक। दैट मीन्स it varies from person to person. It is highly polymorphic. देखो बेटा, ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इट इज नॉन कोडिंग। इट इज नॉन कोडिंग, ये कोड नहीं करता है। इट इज नॉन कोडिंग, और आई कैन से इट इज नॉन फंक्शनल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। बेटा, अगर हम डीएनए जो है, अगर हम डीएनए लेंगे किसी भी सेल का, किसी भी इंसान का, किसी भी एनिमल का, जब इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, एक टेक्निक होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। याद रखिए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब डीएनए की कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होता है, बल्क ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन सेल, it forms peak-like structure, and some of the DNA forms small peaks around that bulk DNA, and that DNA is a repetitive DNA. इसीलिए हम इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो ये रिपीटेटिव डीएनए जो है, इट बिलोंग्स टू सैटेलाइट डीएनए। इट डज नॉट बिलोंग टू द बल्क डीएनए। दिस रिपीटेटिव डीएनए इज either rich in adenine and thymine, or it may be rich in guanine and cytosine. याद रखिए, this repetitive DNA is either very rich in adenine and thymine, or it may be very rich in guanine and cytosine. That is why density gradient में ये peaks different बनाता है from the bulk DNA, क्योंकि अगर AT ज्यादा होगा या GC होगा, अकॉर्डिंगली डेंसिटी एक डीएनए की कम या ज्यादा होगी। तो बेटा, अगर हम देखेंगे रिपीटेटिव डीएनए जो होता है, दिस रिपीटेटिव डीएनए, और जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, इट इज हाईली पॉलीमॉर्फिक। हर एक इंसान में ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये उसके क्रोमोसोम्स, इसके डीएनए में होता है। अब एक इंसान में इसकी लोकेशन अलग होगी, दूसरे इंसान में इसकी लोकेशन दूसरी होगी, और इस रिपीटेटिव डीएनए की भी बहुत सारी किस्में हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स विच आर रिपीटेड, जिनको हम बोलते हैं टैंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं बेटा? टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट्स। सपोज दिस इज अ डीएनए ATGCG A. Suppose this is repeated many times on one chromosome, दूसरे क्रोमोसोम पर नहीं होगा, तीसरे क्रोमोसोम पर होगा, या दूसरी कोई नाइट्रोजन बेस पेयर्स होंगी, सपोज GCCC. If this is repeated many times, so many times, we can say that is a tandem repeat. It belongs to satellite DNA. It is a repetitive DNA. तो सबसे पहले इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मैंने आपको पहले बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बल्क डीएनए को यूज नहीं किया जा सकता है। इसमें काम आता है हमें यही रिपीटेटिव डीएनए, जिसको हम बोलते हैं टैंडम रिपीट्स।
इनका नंबर वेरी करता है, इट इज हाईली पॉलीमॉर्फिक, दैट इज व्हाई वी कॉल देम द वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। चलिए जी, भी वहां नहीं जाएंगे हम क्या होता है VNTRs। मैं आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं ये DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो पहले मैंने आपको बताया DNA फिंगरप्रिंट जो है इट कैन नेवर बी अल्टर्ड। DNA फिंगरप्रिंट्स दो पर्सन्स के कभी भी एक जैसे नहीं होंगे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब आप कहेंगे कि प्रोसीजर क्या है। देखो बेटा, DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर सिंपल है। फर्स्ट, द DNA इज आइसोलेटेड। किसी इंसान की प्रोफाइलिंग करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग को दूसरा नाम ये भी बोलते हैं DNA प्रोफाइलिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम है DNA प्रोफाइलिंग। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, DNA एक्सट्रैक्शन। किसी इंसान की आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग करानी है, किसी इंसान की आपको DNA प्रोफाइलिंग करानी है, तो आप उसका DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके ब्लड से, उसके सीमेन से, उसके स्किन से, कहीं से भी बॉडी पार्ट से, किसी भी टिश्यू से, किसी भी सेल से उसका DNA ले सकते हैं। या क्राइम स्पॉट पर आपको कोई बायोलॉजिकल मटेरियल मिला है, वहाँ सीमेन है, वहाँ ब्लड है, वहाँ किसी भी किस्म का बायोलॉजिकल मटेरियल है, उस मटेरियल से भी हम DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर DNA की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो इस DNA की कंसंट्रेशन को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग PCR, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। अगर कहीं क्राइम स्पॉट है, वहाँ पर DNA मिलता है, ब्लड स्टेन है वहाँ पर, लेकिन वो उस ब्लड स्टेन जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, उसमें DNA जो है, सेल्स जो हैं वो ड्राई अप हो गई हैं, वहाँ DNA बहुत कम हमें मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस DNA को एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग PCR, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। तो बहरहाल हम वहाँ नहीं जाएंगे। पहला स्टेप है DNA एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद DNA को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस DNA को क्या किया जाएगा, उस DNA को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू मेनी पीसेस बाय यूजिंग एंजाइम्स, जिनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो बेटा ब्रेक डाउन करेंगे इस DNA का, इस DNA को ब्रेक करेंगे into small fragments by using enzymes। उन एंजाइम्स को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं मॉलिक्यूलर नाइल्स। इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की मदद से इस DNA के फ्रैगमेंट्स करेंगे। ये जो DNA है बेटा, सपोज वी हैव दिस इज ए टिश्यू और ए सेल, यहाँ से हमने इस DNA लिया, उस DNA को बेटा क्या करेंगे, उस DNA का ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, उस DNA की कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस DNA को छोटी एक वेल में डालते हैं, एक स्लाइड होती है जिसमें छोटा सा चैम्बर होता है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। एक स्लाइड ऐसी होती है बड़ी सी, जिसमें छोटे से वेल्स होते हैं। अब इस DNA को यहाँ डाला जाता है और इसमें एक जेल जैसा डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं एगरोस। एगरोस जेल में ये DNA डाला जाता है और उस एगरोस जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे क्या होगा, DNA फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो जितना बड़ा पीस होगा, जितना छोटा पीस, जो बड़े पीसेस और छोटे पीसेस जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस की तरफ वो मूव करने लगेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, दे विल असॉर्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब DNA के फ्रैगमेंट्स हो गए, अब उसके बाद उन DNA के फ्रैगमेंट्स को क्या किया जाता है, उन DNA के फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है
on a nylon membrane, on a, or I can say a membrane that is made up of nitrocellulose. एक मेम्ब्रेन होती है विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। उस इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को बेटा क्या किया जाता है, एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है। उस प्रोसेस को जिनसे इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है ऑन ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। याद रखिए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कैसे करते हैं बेटा, मान लीजिए ये एक स्लाइड है। इस स्लाइड में हमने की है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर डीएनए के छोटे 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 फ्रैगमेंट्स हैं। अब हम उस पर रखते हैं एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रख देते हैं, टिश्यू पेपर और वेट। वो टिश्यू पेपर जो है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, वो सक करते हैं वो फ्लूइड। वो जो जल है जिसमें डीएनए है, वो जल ऊपर की तरफ जाता है थ्रू कैपिलैरिटी, जो ऊपर टिश्यू पेपर होंगे। और वो डीएनए जो है वो जब ऊपर की तरफ जाएगा जल, तो जाहिर सी बात है डीएनए भी उसके साथ ऊपर जाएगा एंड डीएनए विल गेट अटैच्ड टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बेटा। सब सपोज यू कंसिडर दैट दिस इज ए स्लाइड, जिस पर है डीएनए, इसमें है जल, जल में है डीएनए। यहाँ पर एक फ्रैगमेंट, यहाँ दूसरा फ्रैगमेंट, यहाँ पर तीसरा, यहाँ चौथा, इसी तरह। अब मैंने एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लाई, वो उस पर रख दी। अब इसके ऊपर मैंने टॉवेल या टिश्यू पेपर रख दिया और ऊपर से वेट। तो ये जो टॉवेल या टिश्यू पेपर है ये सक करेंगे थ्रू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन नीचे वाला जल। जब ये जल को सक करेंगे थ्रू कैपिलैरिटी, वो जो जल में डीएनए है वो भी ऊपर आएगा और वो अटैच हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के साथ। यू कंसिडर दिस इज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो इस ट्रांसफर को बेटा हम बोलते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सपोज हमने लिया है, वी वांट टू डिटेक्ट द, हमने जो रिपीटेटिव डीएनए को सिलेक्ट किया है, इट डिपेंड्स अपॉन हमारे पास प्रोब कौन सा है। सपोज डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हमने सिलेक्ट कर दिया है, वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ सम स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो हम एक डीएनए लाएंगे जो रेडियो एक्टिव होगा, और वो रेडियो एक्टिव डीएनए इन फ्रैगमेंट्स के अंदर जो उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए होगा उससे बाइंड करेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोब। फॉर एग्जांपल हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए में छोटे छोटे वीएनटीआरस हैं, मैं उनकी पोजीशन देखना चाहता हूँ। ये है ए, ये है टी, ये है सी, ये है जी, ये है ए, ये है टी, ये है सी। तो अब मुझे पता है ये जो नाइट्रोसेलुलोज पर डीएनए है उसमें जो वीएनटीआर है दैट इज ए टी सी जी, ए टी सी, इसी तरह जी, बहुत सारे। अब मैं एक प्रोब लाऊंगा, वो उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए होगा और उसकी सीक्वेंस जो होगी नाइट्रोजन बेसिस की उसकी अगेन कंप्लीमेंट्री होगी। तो मेरा प्रोब जो होगा वो ऐसा होगा, ए के अगेंस्ट होगा टी, ए जी सी, टी ए जी सी। अब मैं इस डीएन जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, अब मैं उस पर ऐड करूंगा ये प्रोब। जब मैंने प्रोब किया ऐड, मेरा प्रोब जो है इट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसमें जो फास्फोरस होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो जहां जहां इसको डीएनए मिलेगा अपना कंप्लीमेंट्री, वीएनटीआर मिलेगा, रिपीटेटिव डीएनए मिलेगा इसका कंप्लीमेंट्री, ये उसको अटैच हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने प्रोब ऐड कर दिया, एक्सेस ऑफ द प्रोब इज वॉश्ड। जो एक्सेस प्रोब है उसको वॉश किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, अब मैंने उस पर डाल दिया है प्रोब। तो प्रोब ने जहां जहां अपना कंप्लीमेंट्री डीएनए हो देखा वहां पर फिक्स हो गया। अब जहां जहां प्रोब फिक्स हुआ है वहां वहां पर मुझे पता है वहां वहां पर मेरा वो जो है रिपीटेटिव डीएनए है या वीएनटीआर जो है वो मैंने देखा है।
अब मुझे उसकी लोकेशन जाननी है। मुझे पता है ना कि प्रोब डीएनए जो मैंने यूज किया है इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो। अब मैं एक फोटोग्राफिक फिल्म लाऊंगा और इसको इसके साथ चिपकाऊंगा। जहां जहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए है वहां वहां पर फोटोग्राफिक फिल्म एक्सपोज हो जाएगी, उसमें बैंड आ जाएगा। और जहां जहां बैंड आएगा, जितना बड़ा बैंड आएगा उतना ही तो लेंथ, उतना ही तो आएगा। जहां जहां बैंड होगा उसका मतलब है वहां वहां पर नीचे से रेडियो एक्टिव डीएनए है और वहां वहां पर इंप्रेशन आएगा। मान लीजिए मैंने फोटोग्राफिक फिल्म डाल दी ऊपर से, और फोटोग्राफिक फिल्म में मुझे यहाँ पर एक ऐसा बैंड आता है, यहाँ पर दूसरा बैंड आता है, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर एक और बैंड। तो इसका मतलब है जो मैंने प्रोब सिलेक्ट किया उस वो प्रोब अटैच हो गया डीएनए को, अपने वीएनटीआरस को। और जहां जहां मुझे बैंड दिखता है, जितना बड़ा मुझे बैंड यहाँ दिखता है उसका मतलब है उतना बड़ा फ्रैगमेंट उसके साथ जुड़ा है। तो जितने मुझे बैंड्स नजर आएंगे वही बैंड्स जो है एक्चुअली वो तो मुझे पोजीशन बताते हैं उसी टैंडम रिपीट्स की, उन्हीं रिपीटेटिव डीएनएस की। तो ये जो फोटोग्राफिक फिल्म पर पैटर्न आता है, जब मैंने एक्सपोज किया इसको एक फोटोग्राफिक फिल्म से, उस फोटोग्राफिक फिल्म पर जो बैंड्स आते हैं वही बैंड जो होता है, यही बैंड्स होते हैं फिंगरप्रिंट्स। तो मैंने डीएनए को पहले ब्रेक डाउन कर दिया, फिर उस पर को साउदर्न ब्लॉटिंग की, उसको ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर, उसके बाद उसको प्रोब ऐड कर दिया, उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म के साथ एक्सपोज कर दिया, तो मुझे फोटोग्राफिक फिल्म पर आ गए बैंड्स। अब क्राइम स्पॉट पर मैंने या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वहां पर बायोलॉजिकल मटेरियल कलेक्ट किया और उसका जो डीएनए है उसके लिए कर दी है यही यही प्रोसीजर। वही वही ये क्या कहते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस की, फिर उसके बाद ये साउदर्न ब्लॉटिंग की, उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब इस पर ऐड कर दिया, तो उनको मिल गया एक फिंगरप्रिंट। अब उन्होंने 4 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन पता नहीं उन चारों में कौन सा है कल्प्रिट। उनमें भी उनका भी डीएनए ले लिया जाएगा, इसी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। उसी तरह से जो यहाँ पर हमने टैंडम रिपीट सिलेक्ट की ATCG, उसी के हिसाब से हमने प्रोब सिलेक्ट किया, तो वहां पर भी वो वही प्रोब यूज करेंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस यूज करेंगे। जो 4 होंगे, अगर उन चारों में कोई क्रिमिनल होगा, एक्चुअल क्रिमिनल होगा, तो उसका पैटर्न जब देखेंगे, उसका फिंगरप्रिंट जब देखेंगे वो बिल्कुल ऐसा होगा। अगर उन चारों के डीएनए में फिंगरप्रिंट्स ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सपोज मैं दिखाऊंगा किसी का पैटर्न ऐसा होगा, वहां एक बैंड आता है, दूसरा यहाँ आ गया, दूसरा इतना छोटा है, दैट मीन्स इसका और इसका डीएनए सेम नहीं है। ये जो बैंड होता है ना बेटा, बैंड गिव्स अस द पोजीशन ऑफ दिस रिपीटेटिव डीएनए व्हिच वी वर सर्चिंग फॉर। तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, यही इसकी हम लोकेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोब। इज दैट क्लियर? एक इंसान में ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स। एक बच्चे का अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाए तो उसके 50% बैंड्स उसके एक पेरेंट से सिमिलर होंगे और 50% बैंड्स जो होंगे वो दूसरे पेरेंट से। माँ के साथ 50% बैंड्स मैच होंगे और बाप के साथ 50% बैंड्स मैच होने चाहिए। Because we get 50% of the DNA from mother, 50% of the DNA from father. अगर हम कोई भी टैंडम रिपीट सिलेक्ट करते हैं तो 50% आएंगे फ्रॉम वन पेरेंट, 50% फ्रॉम अनदर पेरेंट। तो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स भी इसी तरह सॉल्व किए जाते हैं। एक बच्चा जो क्लेम कर रहा है दैट समवन इज माय फादर, तो अगर उसके 50% बैंड्स एग्जैक्टली उसके 50% बैंड्स के साथ मैच होते हैं, दैट विल कंफर्म दैट ही इज हिज फादर। इज दैट क्लियर? तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखिए, हर एक इंसान की दो अपनी आइडेंटिटी होती है। एक तो होते हैं फिंगरप्रिंट्स, पैटर्न प्रेजेंट ऑन हिज फिंगर्स। दूसरा होता है पैटर्न प्रेजेंट इन द डीएनए, दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट दो लोगों के
सेम नहीं होते हैं एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक आदमी, एक बंदा अपना फिंगरप्रिंट तो अल्टर कर सकता है सर्जरी की वजह से, लेकिन अपना डीएनए फिंगरप्रिंट कभी नहीं चेंज हो सकता। अब उस डीएनए फिंगरप्रिंट में हम क्या यूटिलाइज करते हैं? हम वहां पर यूटिलाइज करते हैं रिपीटेटिव डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। हमें पता है दो लोगों के दरमियान 99.9% डीएनए सिमिलर है, लेकिन 0.1% डिफरेंस जो होती है, दैट इज एनफ टू नो द आइडेंटिफिकेशन। तो वो 0.1% डीएनए को हम यूज में लाते हैं और उस डीएनए को, जिसको हम बोलते हैं ये हाईली पॉलीमॉर्फिक है, उसी को हम यूटिलाइज करते हैं टू नो अबाउट द बैंड्स। इज दैट क्लियर? अब एक इंसान के जो डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे होगा, it is depending upon these repetitive DNA or tandem repeats. इज दैट क्लियर? सो याद रखिए प्रोसीजर इसमें सिम क्या है। प्रोसीजर इज फर्स्ट टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। अगर डीएनए बहुत कम है तो पीसीआर के जरिए, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन के जरिए उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके फ्रैगमेंट्स किए जाते हैं। फ्रैगमेंट्स किससे किए जाते हैं? एंजाइम्स को बोलते हैं। उन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में पूरी तरह पढ़ेंगे, व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। उसके बाद फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक चैम्बर होता है डीप, उसमें डाला जाता है जेल, एगरोस जेल, और उसमें डीएनए डाला जाता है, फ्रैगमेंट्स डाले जाते हैं, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और वो डीएनए फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उस डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया उस टेक्निक को बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद हम प्रोब ऐड करने वाले होते हैं। प्रोब जो होगा ये रेडियो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो एक्सरे फिल्म जो होगी, उस फोटोग्राफिक फिल्म पर आपको क्या होता है, इम्प्रेशन नहीं आएगा। तो रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करेंगे। उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो उसके साथ चिपका देंगे। जहां जहां नीचे रेडियो एक्टिव प्रोब होगा वहां वहां पर इम्प्रेशन आएगा। उस इम्प्रेशन को हम यहाँ पर बैंड कहते हैं, और ये जो प्रिंट आपका आएगा उसी को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो उम्मीद है मुझे आप सबको समझ आया होगा। तो बेटा इसको पढ़िए एक दो बार फिर से, बुक्स में लेक्चर भी देख लीजिए। तो इसको बड़ी आपको इसको पूरी तरह समझने के लिए यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए। पहले समझिए कि रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।